बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं जीएन न्यूज। मैं हूं जफर नकवी। जनाब, बगैर कोई तमहीद बांधे आज हमारे साथ मौजूद हैं बड़े दबंग एडवोकेट, दबंग वकील मियां दाऊद साहब, मियां दाऊद एडवोकेट साहब। सर सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। बड़ी नवाजिश जीएन न्यूज को बड़ा अपना कीमती टाइम देने के लिए। और आप, मेरा ख्याल है इस वक्त को कहे कि मोस्ट रेलिवेंट गेस्ट कौन है, तो मैं कहूंगा जनाब मियां साहब हैं। उसकी वजह यह है कि मियां साहब ने जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी साहब और जस्टिस इजाजुल एहसन साहब और बड़े बड़ों के नाक में दम किया हुआ है। कहते हैं जनाब वो नक पे लड़े हुए हैं। तो मियां साहब ये चक्कर क्या है? आप क्यों पीछे पड़ गए हैं सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेस के? नहीं, ऑनरेबल जजेस के पीछे पड़ने वाली बात नहीं है। देखिए, पाकिस्तान के अंदर सबका एहतसाब होना चाहिए। मेरा भी होना चाहिए, जफर नकवी साहब का भी होना चाहिए, हर सियासतदान का होना चाहिए, हर जर्नल का होना चाहिए और हर जज जो है उसका भी होना चाहिए। अगर उसके बारे में किसी किस्म की कोई ऐसी इत्तलात और चीजें जो है वो सामने आती हैं जो उसके हलफ की खिलाफ वर्जी होती है, तो उसका एहतसाब का मुतालबा जो है वो करना चाहिए। और ये पाकिस्तान के अवाम का बुनियादी हक है। हमने जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के खिलाफ उनकी आमदन से जायद असासाजात और उनके लिए एक फेक मनी ट्रेल जो है वो क्रिएट करने का शिकायत जो है वो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में जमा करवाई थी, जिस पर आज ओपन कोर्ट के अंदर समाअत हुई है। और मिस्टर जस्टिस काजी फायजीसा साहब, मिस्टर जस्टिस सरदार तारक मसूद साहब, मिस्टर जस्टिस इजाजुल एहसन साहब, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मिस्टर जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी साहब और चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट नईम अफगान साहब पर मुश्तमिल जो है वो 5 रुकनी सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल थी, जिसने समाअत की, ओपन कोर्ट के अंदर ये समाअत की आज कोर्ट नंबर 1 के अंदर। तो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की तरफ से जो ख्वाजा हारिस साहब हैं, उनसे ये सवाल पूछा जा रहा था मुसलसल कि आपने दूसरा शोकाज नोटिस जो है वो जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब को जारी हुआ है, तो आपने उसका जवाब जो है वो क्यों जमा नहीं करवाया। तो उसके जवाब में ख्वाजा हारिस साहब का मौक़िफ़ था कि हमने कुछ खतूत जो है वो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को लिखे हैं और 22 के करीब, और हम ये चाहते हैं कि हमें अपना जवाब तैयार करने के लिए वो रिकॉर्ड जो है वो फ्राहम किया जाए जो हम मांगना चाह रहे हैं, ताकि हम अपना जवाब जो है वो तैयार कर सके। तो पहले तो ख्वाजा हारिस साहब से ये पूछा गया जस्टिस सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की तरफ से कि जो इल्जामात हैं जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब के ऊपर, उनका इस रिकॉर्ड से क्या ताल्लुक है। तो उसके ऊपर जस्टिस ख्वाजा हारिस साहब जो है वो कोई तसल्ली बख्श जवाब जो है वो नहीं दे सके। बहरहाल उनका ये मौक़िफ़ था कि मुझे अपना जवाब तैयार करने के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए मुझे ये दिया जाए। दूसरा, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने ख्वाजा हारिस साहब से ये भी पूछा कि आप बताएं कि जवाब जमा करवाने के लिए आप मोहलत की इस्तदा कर रहे हैं, तो कौन सा आइन का आर्टिकल है या सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के रूल्स या कोई कानून बताएं जिसके तहत ये मोहलत जो है वो दी जाती है। क्योंकि आपने 22 नवंबर को आपको शोकाज नोटिस जो है वो जारी हुआ था 24 नवंबर को, उसके बाद आपने 14 दिन के अंदर अंदर जवाब जमा करवाना था, वो नहीं जमा करवाया। तो वो कानून बता दे। तो जो ख्वाजा हारिस साहब है वो ऐसा कोई भी कानून जो है वो कमरा अदालत के अंदर नहीं बता सके। लेकिन उसके बाद फिर सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने वक्फा लिया, शिकायत कुनिंदगान को सुना कुछ देर के लिए, और उसके बाद 5 मिनट का वक्फा करने के बाद जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने अपनी कार्रवाई जब रिज्यूम की, तो ख्वाजा हारिस साहब जो है उनसे चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस काजी फायजीसा ने कहा कि आपने इस्तदा की थी कि आपको 7 दिन की मोहलत दी जाए, हम आपको 14 दिन की मोहलत जो है वो मजीद दे रहे हैं। आपने और ये आपको आखिरी मौका है। आपने 1 जनवरी तक जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब ने अपने दूसरे शोकाज नोटिस का जवाब जो है वो जमा करवाना है, और मजीद कार्रवाई जो है वो 11 जनवरी के लिए जो है वो मुलतवी की है। ठीक ठीक। अब सर बात यह है, ख्वाजा हारिस साहब को वो रिकॉर्ड दिया गया, ख्वाजा हारिस साहब ने पढ़ा, ख्वाजा हारिस साहब ये कहते रहे इस रिकॉर्ड की मुझे कॉपी दी जाए। बात जरा लॉजिकल थी, वो कहते हैं कि जनाब ये सारा कुछ याद तो नहीं रहता मुझे, जुबानी तो नहीं। तो उस कॉपी देने में ना देने में कबाहत क्या थी? जो हमें आज की कार्रवाई से बात सामने आई, और जस्टिस काजी फायजीसा साहब ने ये रिमार्क्स भी दिए
कि जो जस्टिस मज़ार नकवी साहब के ऊपर इल्जामात हैं, वो इल्जामात का इन कागजात जो मांगे जा रहे हैं, इनसे कोई ठीक है। ताल्लुक नहीं बनता। और अच्छा। आप पहले इस बात के पे मुतमन करें कि आपको ये रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स जो है वो कैसे चाहिए। तो हम तो पहले ये इस बात की तवक्को कर रहे थे कि जस्टिस मज़ार नकवी साहब जो है वो एक ताखीरी हरबा जो है वो इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे और तारीख लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आगे से दिसंबर की छुट्टियां आ रही हैं और वो इसको टेक्निकल तरीके से जो है वो प्ले करने की कोशिश करेंगे, और उसके अंदर वो आज जो है वो कामयाब भी हुए। तो ख्वाजा अच्छा। हारिस साहब ने अदालत से ये भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से इस्तदा की कि हमारी आईनी दरख्वास्तें जो हैं वो कल 15 दिसंबर के लिए सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के सामने फिक्स हैं, तो इसलिए भी हमें जो है वो तारीख दी जाए। तो हम ज़ाहिर ये लगता है कि जस्टिस मज़ार नकवी साहब जो हैं वो रुकावट पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। जो मेन मरकज़ी इल्ज़ामात हैं उनके ऊपर उनका जवाब जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जमा नहीं करवा रहे, और हम ये समझते हैं कि उनके पास ऐसी जिस तरीके से उन्होंने मशकूक अंदाज के अंदर अपनी जायदादें बनाई हैं, उनका जवाब उनके पास है भी नहीं, इसलिए अब वो टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर अपना केस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, और अगर कल कल उनका 15 को सुप्रीम कोर्ट में है, गालिबन जस्टिस अमीनुद्दीन साहब की सरबराही में, ठीक है। अब जस्टिस अगर ये मंदोखेल तीन साहब, रुकनी जस्टिस तीन अमीनुद्दीन रुक साहब, जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब और मुशर्रत अलाल जमाली जस्ट साहब। मुशर्रत जी हिलाली साहब, अब अगर ये तीन रुकनी बेंच या इनकी अक्सरियत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई रोक देती है तो अगर तो ऐसा मुमकिन होता है, पहली बात तो यह है कि कानूनी तौर के ऊपर और आईनी तौर के ऊपर पाकिस्तान की कोई भी अदालत जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई रोक नहीं सकती। इफ्तिखार सर, मोहम्मद इफ्तिखार चोई साहब, मोहम्मद चौधरी के वक्त ऐसा हो चुका है ना, आपको पता है। जी मैं बताने लगा था। इफ्तिखार मोहम्मद चोई साहब का जो केस है पीएलडी हम्म, 2010 सुप्रीम कोर्ट 61, उसमें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई को नहीं रोका गया था, बल्कि हम्म, जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हतमी फैसला था उसको जो ठीक है है। वो चैलेंज किया गया था। और जैसे कि जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी साहब ने अपना हतमी फैसला जो है वो चैलेंज किया है, उसी तरह इफ्तिखार मोहम्मद चोई साहब ने ही भी जो है अपना हतमी फैसला जो है वो चैलेंज किया था। जो इंटरम प्रोसीडिंग होती है, शोकाज नोटिस का अजरा जिसमें होना होता है, वो कार्रवाई सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की नहीं रोकी जा सकती। इफ्तिखार मोहम्मद चोई साहब के केस के अंदर भी सफा 64 से लेकर सफा 74 तक जो है सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच जो है वो इस बात को तय कर चुका है कि जो आइन के आर्टिकल 211 का बार है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई को रोकने के बाबत, वो बिल्कुल हतमी है। वो सिर्फ उस तरीके के ऊपर, उस बात के ऊपर रोकी जा सकती है कि अगर बदनीयती की बुनियाद पर हो, लॉफुल अथॉरिटी ना हो और वो कोरम नॉन जुडिस हो, तो तब जो है वो रोकी जा सकती है, उसके अलावा जो है वो नहीं रोकी जा सकती। इसलिए मियां जस्टिस साहब मज़ार नकवी देखें, साहब ने, मियां साहब उसमें उसमें जो है ना, आपको अच्छी तरह से पता है किस तरीके से एतजाज एहसन साहब और बाकी लोग सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई को वहां खींच के सुप्रीम कोर्ट में ले आए थे। उस वक्त सारे लीगल माइंड्स, लीगल फ्रेटर्निटी हैरान थी, भाई यार ये कैसे मुमकिन है कि आप सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई वहां पे रोक के किस तरीके से केस को सुप्रीम कोर्ट में लाया गया, और फिर उसके बाद आपको पता है फुल कोर्ट बेंच बन गया, और फिर उसके बाद आपको पता है किधर गई सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई इफ्तिखार चौधरी के वक्त। वो सारा कुछ आपको ज्यादा पता है मुझसे। नकवी साहब आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। मैंने गुजारिश की कि पहली बात तो ये है कि वो हतमी फैसला जो है वो चैलेंज किया गया था, और दूसरी बात ये है कि जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई है वो बिल्कुल इस बुनियाद के ऊपर चैलेंज हो सकती है अगर वो बदनीयती की बुनियाद पर है, या अच्छा। वो कोरम नॉन जुडिस है। उसको एक लीगल वर्ड में आप कह सकते हैं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को अगर इख्तियार ना हो और फिर वो उसके ऊपर कार्रवाई शुरू कर दे, तो उस बुनियाद के ऊपर वो चैलेंज जो है वो की जा सकती है। ये कानूनी बात है और ये एडमिटेडली दुरुस्त बात है। लेकिन इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब का केस और नकवी साहब का केस वो बिल्कुल 100% मुख्तलिफ है। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के केस में ऐसा हुआ था कि उनको आर्मी हाउस में तलब किया गया था और उनसे जबरदस्ती इस्तीफा लेने की कोशिश की गई थी। उन्होंने इनकार कर दिया था, उसके बाद उनको डिटेन कर लिया गया था। तो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के केस में इस सारी हैपनिंग्स को डिस्कस करने के बाद सफा 64 से लेकर 74 तक सुप्रीम कोर्ट ने यह तय किया कि जो 211 और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने वाली कार्रवाई है वो एक अलग चीज है,
और उस कार्रवाई से पहले होने वाले जो वाकयात है वो अलग चीज है। अगर पहले होने वाले वाकयात जो है वो बदनीयती की बुनियाद पर है, तो फिर सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के जो सामने होने वाली कार्रवाई है उसको भी चैलेंज किया जा सकता है। ठीक लेकिन है। जस्टिस नकवी साहब का जो केस है जी, सर मैं समझ गया। चलें, अब ये है ना कि बेंच पे डिपेंड करता है। कल 3 रुकनी बेंच क्या वो स्टे देता है, वो रोक देता है, वो आगे चलाता है, बाहर इसको तो चले देखा। इसके साथ आपने जस्टिस एजाजुल एहसन जो कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के मेंबर हैं, सेकंड सीनियर मोस्ट हैं, यानी प्यूनी जज हैं, और वो चेयरमैन के बाद मोस्ट सीनियर हैं, उन पे आपने इतराज किस बुनियाद पे किया? देखिए हमने जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपनी आईनी दरख्वास्त दायर की है जी वो भी जी, कल समाअत के लिए मुकर्रर है। उसमें सही। हमने एतराज ये दायर किया है कि जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल है उसने जब जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब को शो कॉज नोटिस जारी किया, तो उस शो कॉज नोटिस के अंदर जो पहला इल्जाम उनके ऊपर आयद किया गया, जिसके बारे में जस्टिस नकवी साहब से वजाहत तलब की गई है, वो ऑडियो लीक्स की बाबत है। और वो ऑडियो लीक्स जो है वो गुलाम महमूद डोगर के मुकदमे के इर्द गिर्द घूमती हैं। और गुलाम महमूद डोगर का जो मुकदमा है उस पे बेंच में साइन करने के हवाले से जो है वो जस्टिस इजाजुल एहसन साहब जो है वो भी उस फैसले को साइन करने के जो है वो सिग्नेटरी है। ठीक। तो इसलिए तो हम ये इससे समझते कहां हैं से, लेकिन कि सर थोड़ा सा रुकिएगा, मैं माजरत के साथ, इंतहाई माजरत के साथ, इससे क्या साबित होता है, कहां से ये साबित होता है कि वो भी वही कुछ कर रहे थे कुछ जस्टिस मुज़ाहिर नकवी कर रहे थे, उनको भी वही कुछ पता था जो जस्टिस मुज़ाहिर नकवी को? क्या उनका नाम परवेज इलाही साहब ने, या वो ऑडियो लीक्स में जस्टिस इजाजुल एहसन का नाम भी आया है? क्या दो अगर जब डिवीजन बेंच बैठता है तो वो एक दूसरे का माइंड पढ़ के बैठता है, या एक दूसरे से ये, इससे क्या साबित होता है? आपने उन पे क्यों एतराज किया? जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब ने जो अपनी आईनी दरख्वास्त दायर की उसके अंदर उन्होंने अपना जवाब जो है वो रिप्रोड्यूस किया ऑडियो लीक्स की बाबत। उस जवाब में उन्होंने इस बात का इंकशाफ किया कि मैंने अकेले ने गुलाम महमूद डोगर का जो केस है उसको नहीं सुना था, बाकी जज साहबान जो साथी जो है उन्होंने भी सुना था। तो हमारा ऑब्जेक्शन ये है कि जब इस बात की तहकीकात शुरू अभी होनी है, अभी ये इंक्वायरी की स्टेज के ऊपर है, और अगर इंक्वायरी में ये बात सामने आ जाती है, डेलिब्रेट हो जाती है कि जो गुलाम महमूद डोगर का मुकदमा है और उसके अंदर जो आज खुद नोटिस लेने वाली जो कार्रवाई थी वो सारी अनलॉफुल थी, और वो एक सियासी जमात का एजेंडा आगे बढ़ाने के लिए जो है वो सारा ड्रामा किया गया, तो उसको उसकी रोशनी में फिर हम ये समझते हैं कि जस्टिस इजाजुल एहसन साहब जो है उनके खिलाफ भी जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए। तो इसलिए एक ऐसे जज साहब जो जिनके गिर्द मुमकिन तौर के ऊपर उनकी तरफ जो है वो बात जाएगी, तो इसलिए उनका सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की इस कार्रवाई में बैठना जो है वो मुनासिब नहीं होगा। ये हमने कल आईनी दरख्वास्त जो है वो सर देखें, ये जो आप बात कर रहे हैं ये सारी मफरूजों पे कर रहे हैं, ये नहीं, तकरीबन ये मफरूजे रिकॉर्ड की हैं। बात नहीं है। सर, एक मिनट मुझे कंप्लीट करने दें, मुझे सवाल कंप्लीट करने दें, फिर आप इत्मीनान से जवाब दे दीजिएगा। पहला जब शो काज नोटिस जारी हुआ तो वो 3-2 से हुआ। जब दूसरा शो काज नोटिस हुआ तो वो 4-1 से हुआ। तो मतलब अब भी अगर वो उस शो काज नोटिस से भी पता चल रहा है, भले वो तीन पहले वाला भी क्यों ना हो, कि अगर कार्रवाई जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ इतने तगड़े सबूत हैं तो फिर उन्हें फारिग हो जाना है, तो फिर जस्टिस इजाजुल एहसन के बैठने न बैठने से क्या फर्क पड़ेगा? देखिए हम हमारा भी यही केस है। आपके सवाल के अंदर ही हमारा ये जो है वो जवाब है कि जस्टिस इजाजुल एहसन साहब, हमारा ये ख्याल है, मेरी ये राय है, अभी तो इसके ऊपर कल सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी। मेरी ये राय है कि चूंकि जस्टिस इजाजुल एहसन साहब जो है वो भी उस ऑडियो लीक्स की जद में आ सकते हैं, तो इसलिए जो है वो पहले शो काज नोटिस से भी उन्होंने इसी वजह से इख्तिलाफ किया, दूसरे शो काज नोटिस से भी उन्होंने इसी वजह से इख्तिलाफ किया, और अब जो ये मामला सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में नहीं, बाज़ाब्ता तौर के वो ऊपर कैसे ऑडियो लीक्स की जद में आ सकते हैं सर? क्या ऑडियो लीक्स का कोई ऐसा हिस्सा भी है जो अभी तक नहीं आया जिसमें जस्टिस इजाजुल एहसन साहब का नाम है? बिल्कुल जी, ऑडियो लीक्स के अंदर जस्टिस इजाजुल हसन साहब का नाम नहीं है, लेकिन जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब ने अपने जवाब के अंदर खुद इस बात का इंकशाफ किया है कि जो गुलाम महमूद डोगर का मुकदमा जो है वो सुना गया था, वो मैंने अकेले नहीं सुना था, मेरे साथ बाकी जज साहबान जो है वो शामिल थे। तो वो ऑर्डर शीट के ऊपर जस्टिस इजाजुल हसन साहब का भी नाम लिखा हुआ है,
जस्टिस सर वो इजाजुल बिल्कुल हसन ठीक साहब है, अभी जो है, वो बिल्कुल ठीक है, बल्कि ये बात तो जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के दिफा में जाती है ना, ये तो और भी उसका दिफा को मजबूत करती है। भाई मैं अकेले तो नहीं सुन रहा था, मेरे साथ तो दूसरे जज साहब भी थे, वो भी सुन रहे थे। तो अगर वो गलती की है तो फिर उन्होंने भी वही गलती की होगी। तो उस इससे क्या मुराद, उसने तो अपना दिफा पेश किया है, और ये बड़ा मजबूत दिफा है कि देखें आप मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं, मैं अकेले तो नहीं सुन रहा था। तो फिर क्या इसका मतलब है वो भी उसी में ही शामिल थे? उन्होंने तो क्वेश्चन रेज किया है ना, तो उन्होंने तो अपने दिफा के लिए किया। ये बड़ा मजबूत दिफा है। मसलन मैं कहूं कि अगर मुझे कोई कहता है बंदा कि आपने फलां काम किया है, मुझ पे इल्जाम आ जाए, अब मैं आप मेरे साथ हो उस वक्त, तो मैं कहूं जनाब मियां साहब से देख लें, मियां साहब ने भी वही काम किया। इसका मतलब क्या है कि मियां साहब की कोई बदनीति शामिल है इसमें? जफर नकवी साहब, ये बात अगर मेरी और आपके दरमियान में होगी तो फिर इसकी हैसियत जो है और अहमियत जो है वो इतनी ज्यादा नहीं होगी। लेकिन जब पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंसाफ की अदालत में बैठे हुए कुछ जज साहबान के ऊपर ये इल्जाम आयद होगा और उनकी ऑडियो लिंक सामने आएंगी, तो वो एक मुकदमे को सियासी जो है जमात का एजेंडा लेकर इस्तेमाल करने की उन्होंने कोशिश की है, तो उसके अंदर जो जो भी जज साहबान जो हैं वो उसका हिस्सा बने होंगे, तो लाजमी तौर के ऊपर उनके ऊपर सवालिया निशान जो है वो आएगा। जो सबसे अहम बात नोट करने वाली है नकवी साहब, वो ये है कि हमने उस वक्त तक जस्टिस इजाजुल हसन साहब के ऊपर कोई एतराज नहीं उठाया जब तक जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब का जवाब जो है वो सामने नहीं आया। और जिसे अच्छा आप जस्टिस नकवी साहब का मजबूत दिफा कह रहे हैं, हम उस बात को जस्टिस नकवी साहब का इतराफ जुर्म समझते हैं, क्योंकि जस्टिस अच्छा नकवी साहब ने उस ऑडियो की बाबत जो है वो इनडायरेक्टली तस्लीम कर लिया है कि ये ऑडियोज जो है वो उनकी हैं, क्योंकि उन्होंने अपने जवाब के अंदर ये नहीं कहा कि ये ऑडियोज मेरी नहीं है, बल्कि हाँ उन्होंने सही ये है। कहा है कि मुझे इन ऑडियोज की अथेंटिसिटी, रिकॉर्डिंग कब हुई, किस वक्त हुई, इसके ऊपर एतराज है। तो अगर वो जवाब ना देते तो हमें ये बात ना पता चलती कि जस्टिस इजाजुल हसन साहब जो है वो भी उस बेंच का हिस्सा थे। अब जब गुलाम महमूद डोगर के मुकदमे की ऑडियो लीक्स की बाबत तहकीकात होती हैं और ये बात साबित हो जाती है कि गुलाम महमूद डोगर का मुकदमा जो है वो अनलॉफुल अथॉरिटी के तौर के ऊपर इस्तेमाल किया गया और एक सियासी जमात का एजेंडा आगे बढ़ाया गया, तो उसकी जद में जस्टिस इजाजुल हसन साहब भी आ सकते हैं। इसलिए ठीक है। हम ये समझते हैं कि जस्टिस इजाजुल हसन साहब को जस्टिस नकवी के खिलाफ समाअत करने वाली सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से अलग होना चाहिए। अच्छा सर, मुझे आप ये बताएं कि जो आपने उनकी प्रॉपर्टी से मुतल्लिक बहुत सारे सबूत दिए, आपने बड़े तगड़े सबूत दिए, वो मैंने देखे भी हैं, आपने मेरे साथ पहले भी शेयर किए थे, बाकी मीडिया पे भी सारे आपके तवसुत से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में आपने जमा करवाए। ये कब के थे? इनके कोई तारीखें छोड़ दें, चले साल आपको याद है जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ ये सबूत कब के हैं? जैसे नकवी साहब जो जस्टिस नकवी साहब के मुज़ाहिर नकवी साहब के ऊपर बुनियादी आप एलिगेशन कह लें, जिसके आगे से सारा मामला खुलता हुआ नजर आता है, वो ठीक उनकी है। आमदन से जायद असासाजात बनाने की बाबत है। और जो उनका आखिरी प्रॉपर्टी वो खरीदते हैं कैंट कंटोनमेंट बोर्ड लाहौर की, उस प्रॉपर्टी की खरीदारी के लिए जो भी वो अदायगी करते हैं, वो ठीक ये है। कहते हैं जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब कि मैंने 13 करोड़ के अंदर प्रॉपर्टी खरीदी। अ, ठीक है। फर्ज कर लें वक्ती तौर के ऊपर कि ये तो उन्होंने 13 करोड़ की भी वो दुरुस्त कह रहे हैं, तो वो 13 करोड़ सर की आखिरी किस अदायगी साल में कर खरीदी? किस साल में खरीदी आखिरी? ये 2022 में, अच्छा जून 2022 2022 की में। बात। और पहली ये जून किस का साल में खरीदी? पहली किस साल में खरीदी? पहली प्रॉपर्टी मैं आपको इसकी तफसील में लेके चल जाना चाह रहा था, यहां से अच्छा पीछे लेके जाना चाह रहा था। वो ठीक जो है। कैंट की प्रॉपर्टी है, कैंट की प्रॉपर्टी से पहले जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब एक अपनी गुलबर्ग की प्रॉपर्टी बेचते हैं। वो ठीक। प्रॉपर्टी 2022 के अंदर ही, जून 2022 के अंदर ही एक प्लॉट है, शायद मुझे याद पड़ रहा है 4 कनाल का, या शायद 2 कनाल 4 मरले का। फिर वो सर प्रॉपर्टी जब बेचते हैं, जो जिससे खरीदते हैं वो भी उसी साल खरीदते हैं। उससे पहले क्या करते हैं कि जो अपनी गुजरांवाला की प्रॉपर्टी है, जो उनका आबाई घर था, जिसे वो कहते हैं कि उन्होंने उनकी अहलिया ने एक जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी के ऊपर वो घर लिया था, मैंने अपनी फिर बीवी से खरीदा, वो घर मैंने बेचा, बेचकर गुलबर्ग की प्रॉपर्टी खरीदी, वो प्रॉपर्टी मैंने आगे बेची, उस बेचने के बाद जो है फिर मैंने कैंट की प्रॉपर्टी खरीदी। तो ये सारी ट्रांजेक्शन जो है जफर नकवी साहब, ये 2 साल के दौरान जो है वो हुई हैं। और ये सारी ट्रांजेक्शन मशकूक इस तरह से है
कि जितने भी लोगों की आपस में खरीदारी हो रही है वो सारे ठीक है, जस्टिस नकवी साहब के अपने करीबी लोग हैं। जैसे ठीक है। जफर नकवी साहब ने अब एक चीज खरीदी, अपने बेटे को बेच दी, उसकी कीमत बढ़ गई, फिर अपने उस बेटे ने आगे अपनी वालदा को बेच की, वो और कीमत बढ़ गई। तो इस तरीके से ये फेक मनी ट्रेल जो है वो क्रिएट की गई है और इसका कहीं रिकॉर्ड भी नहीं है। तो अच्छा, इसलिए हम ये समझते हैं कि जब आप इन चीजों की तहकीकात करने जाते हैं तो फिर आहिस्ता से सारे कलियां जो है, कड़ियां जो है वो मिलती जाती हैं कि बुनियादी तौर के ऊपर ये पैसा कहीं ब्लैक मनी से आ रहा था, जो कि जस्टिस अच्छा। निज़ार नकवी साहब के असासों से मुताबिकत नहीं रखता, इसलिए इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। सर, वो इंक्वायरी तो बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन आप मुझे ये बता सकते हैं कि ये कब से, ये असासों का बढ़ना कब से शुरू हुआ? क्या उस वक्त वो लाहौर हाई कोर्ट के जज थे? जफर नकवी साहब, जब जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने 2019 के आखिर के अंदर या शायद 2020 के शुरू के अंदर जनरल परवेज मुशर्रफ साहब को लाहौर हाई हाँ कोर्ट जी। में फुल बेंच की सरबराही करते हुए फैसला दिया था, उसके बाद से लेके अच्छा। जो जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब के असासे हैं उनके अंदर एक गैर महसूस तरीके से, मशकूक तरीके से जो है वो अजाफा हुआ है। तो ये 2 साल का पीरियड बनता है ठीक है। जिसके जिसके दौरान जो है वो और ज्यादातर मामला और 2021 और जस्टिस 2022 का। जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी साहब 2022 में सुप्रीम कोर्ट आते हैं, ऐसे ही है सर? जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो फिर इदारों को नहीं पता था उस वक्त कि इनके असासे बढ़ रहे हैं, इन्होंने इस तरह से करप्शन की है, गलत तरीके से प्रॉपर्टीज बनाई हैं, गलत तरीके से प्रॉपर्टीज खरीदी हैं, तो फिर उनको सुप्रीम कोर्ट क्यों लाया गया? इसका सवाल तो जफर नकीब साहब, आपकी इस बात का जवाब जो है वो जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी साहब का समा टीवी के ऊपर नदीम मलिक साहब को दिया गया इंटरव्यू है। उनका सही है। ये जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी साहब का ये मौकफ है कि बावजूद इसके कि अदारों को पता था कि ये सारे मामला हो रहे हैं और जस्टिस नकवी सही साहब है। कर रहे हैं, लेकिन चूंकि जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब ने उस वक्त रियासत को खुश करने के लिए जनरल परवेज मुशर्रफ साहब की अदालत उड़ाई थी, तो उसको सही अकोमोडेट है। करने के लिए उनको सुप्रीम कोर्ट के अंदर लाया गया और जस्टिस ऐसे ही शौकत है अजीज सर, सिद्दीकी ऐसे साहब ने ऐसे ही है। तो बड़ा फिर तो ये खौफनाक। हुआ ना सर, फिर तो ये हुआ कि जैसे जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ने ये कहा कि मैं सियासी अशराफिया के हाथों खेलने से मैंने इनकार किया, इस वजह, शायद वो गैर सियासी अशराफिया कह रहे थे, उनकी मुराद ये थी गालिबन, लेकिन उन्होंने सियासी अशराफिया का कहा कि मैंने खेलने से इनकार किया, जो खत लिखा उन्होंने। इसका मतलब ये है कि जब इदारों के साथ आपकी सेटिंग ठीक हो और परवेज मुशर्रफ साहब का मुकदमा किया, आप पूरी उस खसूसी अदालत को भी उड़ा दें, उस वक्त आपकी प्रॉपर्टी, आपकी करप्शन, आपके बुरे काम सारे छुप जाते हैं, उल्टा आपको प्रमोट करके सुप्रीम कोर्ट लाया जाता है। और जब जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी फिर वो इदारों के खिलाफ खड़े हो जाएं और फिर कोई बात उनकी ना माने, तो फिर उनकी वो करप्शन और वो फिर बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अब ये देखें, फिर मियां दाऊद साहब भी आ गए हैं और वो जनाब उनकी प्रॉपर्टी। तो मकसद कहने का ये है कि ये एक ब्लैकमेलिंग टूल हो सकता है कि मुबैना तौर पे वो करप्ट हो, उनकी सारी करप्ट प्रैक्टिसेस, वो प्रॉपर्टीज गलत हों, लेकिन उस गलत को और उनकी उस मुबैना करप्शन को तो फिर ब्लैकमेलिंग टूल के तौर पे या बार्गेनिंग टूल के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है ना। फिर ये तो नहीं हो रहा कि उनको इसलिए सजा दी जा रही है कि जनाब वो करप्ट हैं या मुबैना करप्ट हैं, बल्कि इसलिए सजा दी जा रही है कि भाई आप करप्ट हैं लेकिन आप इदारों के खिलाफ हैं। अगर आप इदारों के खिलाफ होंगे तो फिर आपकी करप्शन ऊपर आएगी, अगर आप इदारों के खिलाफ नहीं होंगे, रियासती इदारों के या रियासत के, तो फिर आपकी करप्शन दबी रहेगी। यही ठीक है। मैं आपकी आधे सवाल से तो जफर नकवी साहब 100% मुत्तफिक हूँ। ये बदकिस्मती रही है पाकिस्तान की कि पाकिस्तान में अदारे जो हैं, एस्टैब्लिशमेंट जो है वो जजेस को, सियासतदानों को, सहाफ़ियों को, सरकारी अफसरान को उनके सबूत इकट्ठी करती है, उनको ब्लैकमेल करती है और फिर उनसे अपने मर्जी के इकदाम जो है वो करवाती है। इस बात में तो कोई दूसरी राय ही नहीं है और मेरे समेत हम सबको इस बात की मजम्मत करनी चाहिए कि जब भी, चाहे वो सियासी अशराफिया है, कोई सियासी जमात है, नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, पीटीआई है, एस्टैब्लिशमेंट है या खुद अदलिया ही है, अगर वो किसी को भी उसके सबूत आने के बावजूद ब्लैकमेल करती है और उसको अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करती है, तो ये इससे ज्यादा पाकिस्तान के ऊपर जुल्म कोई नहीं हो सकता। होना ये चाहिए था और होना ये चाहिए कि जिसके खिलाफ भी जो सबूत भी आए, जिस वक्त भी आए, उसी वक्त उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन दूसरे आपके सवाल से मैं इख्तिलाफ राय का हक जो है वो इस्तेमाल करूंगा
कि जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब ने कतन कोई ऐसा काम नहीं किया कि जिससे कोई सियासी अशराफिया उनको कहती हो कि आप उनके लिए कोई काम कर दें। ऐसी कोई बात पाकिस्तान की सियासी गुज़श्ता 2 बरसों की तारीख में ऐसी नहीं आई कि सियासी अशराफिया को या गैर सियासी अशराफिया को या एस्टैब्लिशमेंट को इस बात की जरूरत महसूस होती हो कि हम जस्टिस नकवी साहब के जाके पैर पकड़े और उनको कहें कि आपके खिलाफ हमारे ये सबूत है, हमारा ये काम कर दें। ये एक भी ऐसी मिसाल जो है वो सामने नहीं आती। तो जस्टिस नकवी साहब का ये मौक़िफ़ इख्तियार करना कि मैंने सियासी अशराफिया के आगे झुकने से इनकार कर दिया, ये बिल्कुल अपनी करप्शन की से तवज्जो हटाने की बाबत के मुतरादिफ है। ये बड़ी दुरुस्त बात होगी कि देखिए, अगर उन्होंने इखलाकी हिम्मत का मुजाहरा करके ये लेटर में लिखा है कि मैंने सियासी अशराफिया के हाथ में खेलने से इनकार कर दिया है, तो उनको एक और अखलाकी हिम्मत का मुजाहरा करके बताना चाहिए कि वो सियासी अशराफिया कौन सी है, ताकि सारी कौम जो है वो उनके साथ खड़ी हो। मैं भी जस्टिस नकवी के साथ खड़ा हूं, आप भी, जफर नकवी साहब भी खड़े हो, हमारे हम सारे पाकिस्तानी जो है वो अपने जज के साथ जाके खड़े हो कि देखिए हमारे जज को क्यों ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई। लेकिन यहां पर यह सवाल नहीं है, सवाल यह है कि जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब ने जो डीएचए की प्रॉपर्टी खरीदी, नाबालग बच्चों का हक मारा, वो एक मशकूक तरीके से गैर कानूनी कागजात और गैर कानूनी अदालती डिग्री की बुनियाद के ऊपर खरीदी। इसका भी जवाब दे दें और अपना जो सियासी अशराफिया वाली जो बात कर रहे हैं वो उसका भी जवाब दे दें। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब को हर मुमकिन इंसाफ का, शफाफ तहकीकात का जो है वो मौका मिलना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती जफर नकवी साहब, आप मुझसे सीनियर है, बस मैं आखिरी बात कर दूं। आपका बड़ा सियासी बसीरत है, आपका तजिया भी है। बदकिस्मती पता क्या है, जब भी मेरे ऊपर मियां दाऊद अगर एमएनए है, एमपीए है या जज है या कोई और है, जब वो रंगे हाथों पकड़ा जाता है ना, तो वो इस बात के ऊपर तो शोर मचाना शुरू कर देता है कि मुझे पकड़ने वाला जो है वो ठीक नहीं है, मुझे फलां नहीं ठीक किया गया, जब पकड़ने के लिए आए तो साथ पानी की बोतल नहीं थी। इस तरह की बातें तो करने लग पड़ते हैं, लेकिन जो चोरी पकड़ी जाती है उसके ऊपर बात नहीं करते। उसके ऊपर बात यही हाल इमरान खान का और यही हाल मुज़ाहिर नकवी साहब का। आप दोनों की मुमासलत चेक करें। जो इमरान खान साहब का नैरेटिव है, तरीकाकार, रवैया है, वही जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब का रवैया है और तरीकाकार है। सही सर, बस मियां साहब की यही, इसी वजह से तो हम मियां साहब को दबंग कहते हैं कि मियां साहब सच बोलते हैं, और जब भी कोई उनके सामने इस तरह का सवाल आए तो वो उसको निगेट करने की गैर जरूरी तौर पे कोशिश नहीं करते, बल्कि इत्तफाक भी करते हैं। मियां साहब बहुत नवाजिश, जज़ाकल्लाह ज़ीएन न्यूज़ को टाइम, अपना कीमती टाइम देने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सर।